गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम यू ऑल इन टीचर्स पॉइंट विद आलोक सर। बेसिकली दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करें तो पिछली क्लासेस में आपने तीन डायनेस्टी जो कि आपकी गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश है जिन्हें हमने कंप्लीट कर लिया था। और इस पर्टिकुलर क्लास में हम जो सैयद वंश और लोधी वंश है इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये आपकी दिल्ली सल्तनत की ये फाइनल क्लास होगी। आफ्टर दैट हम इनके एक एक करके एमसीक्यूज जो भी दिल्ली सल्तनत से बन सकते हैं सारी चीज़ें आगे की क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं सैयद और लोधी वंश। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सैयद वंश ने खासतौर पर जो दिल्ली पर रूल किया 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक दिल्ली पर जो शासन किया वो सैयद डायनेस्टी ने किया। और सैयद डायनेस्टी की जो स्थापना की थी वो ख्रिज खान द्वारा की गई। 1414 से इन्होंने 1429 तक दिल्ली पर रूल किया। और बेसिकली अगर हम ख्रिज खान की बात करें तो आपने देखा होगा कि जो तुगलक डायनेस्टी थी जिनमें फिरोज शाह तुगलक की 1388 ईस्वी में डेथ हो जाने के बाद जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा उनका ही जो बेटा हुआ करता था जिनका नाम था नसरुद्दीन महमूद, जो बेसिकली उनका चचेरा बेटा हुआ करता था, मतलब ब्रदर्स का लड़का। ठीक है, वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा और उसी समय पर जो खास तौर पर तैमूर था उसका भारत पर अटैक हुआ। और तैमूर ने लगभग पूरा मध्य भारत को जीत लिया था। और साथ ही साथ जब तैमूर ने भारत पर अटैक किया था उस समय जो ख्रिज खान हुआ करते थे इन्होंने तैमूर की हेल्प की। और तैमूर के जाने के बाद जो ख्रिज खान था उन्हें भारत में जो भी प्रोविजंस हुआ करती थी जो तैमूर ने जीती हुई थी उन्हें उनका इक्तदार नियुक्त कर लिया गया। और जो भी इक्तदारी हुआ करती थी ये ख्रिज खान तैमूर को भेजा करते थे। और आगे चल के 1414 ईस्वी में जो ख्रिज खान है इन्होंने दिल्ली पर अटैक किया और दिल्ली पर विजय प्राप्त की और ये दिल्ली के सिंहासन पर बैठे। और साथ ही साथ जब दिल्ली के सिंहासन पर बैठे तो उन्होंने एक वंश की स्थापना की जिसे हम सैयद वंश या सिया वंश के नाम से भी इसे जाना जाता है। बेसिकली जैसा कि इतिहासकार कहते हैं कि ख्रिज खान का कहना था कि ये पर्टिकुलर जो डायनेस्टी है, ठीक है, वो सिया डायनेस्टी है, या कह सकते हैं कि ये सारे जो डायनेस्टी ये अपने आप को पैगंबर कहा करते थे। और पैगंबर का मतलब होता है हजरत। जो मोहम्मद साहब हैं उनके जो उत्तराधिकारी या जो हुआ करते थे वो पैगंबर हुआ करते थे। तो अपने आप को पैगंबर भी कहते हैं ख्रिज खान, इसलिए इन्हें सिया वंश के नाम से भी जाना जाता है इस डायनेस्टी को। और कहा जाता है कि जो ख्रिज खान है वो कभी भी इन्होंने दिल्ली के इसमें सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। और सिमिलर एज अगर हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत की जो स्टार्टिंग जब गुलाम वंश से हुआ करती थी, कुतुबुद्दीन ऐबक भी मात्र दिल्ली के एक ऐसे शासक हुआ करते थे जिन्होंने कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं है। जिन्हीं जो आपके सुल्तान शब्द है वो इल्तुतमिश के बाद स्टार्ट हुआ। और लोधी वंश में भी लोग अपने आप को सुल्तान कहा करते थे, लेकिन सैयद वंश में जो ख्रिज खान है इन्हें अपने आप को कभी भी सुल्तान नहीं कहा, ना ही इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की। आगे अगर हम बात करें तो ख्रिज खान की डेथ हो जाने के बाद मुबारक शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा और जिसने 1429 से 1434 ईस्वी तक दिल्ली पर रूल किया। और साथ ही साथ एक खास तौर पर इन्हें अयोग्य शासक भी कहा जाता है क्योंकि जो इनका सेनापति या मंत्री जो हुआ करता था जिनका नाम था बहलोद, एक पूरी पर्टिकुलर राज्य की शासन व्यवस्था को चलाया करते थे। और जो बहलोद थे खासतौर पे एक अफगानी मुस्लिम हुआ करते थे। और मुबारक शाह द्वारा इन्हें खाने खाना की भी उपाधि दी गई थी। मुबारक शाह की जब डेथ हुई 1334 ईस्वी में तब दिल्ली के सिंहासन पर मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठा। और मोहम्मद शाह ने तो जहाँ तक कि अगर हम बात करें तो बहलोद लोधी को अपना पुत्र घोषित कर दिया था। और पुत्र घोषित कर देने के बाद भी यहाँ पर भी बहलोद क्या करता था, पूरे राज्य का जो भी कार्य का काम हुआ करता था वो सारी चीज़ें बहलोद देखा करता था। और अलाउद्दीन आलम शाह जैसे ही दिल्ली के सिंहासन पर बैठे तो मरने से पहले 1451 ईस्वी में इन्होंने जो दिल्ली का सिंहासन था वो बहलोद को समर्पित कर दिया। और बहलोद ने बेसिकली अफगानिस्तान का निवासी था और अफगानी था, इसलिए इसने एक अफगानी वंश की स्थापना की और उस पर्टिकुलर वंश को हम लोधी वंश के नाम से जानते हैं। खासतौर पर अगर हम बात करें सैयद और लोधी वंश में ज़्यादा कुछ खास नहीं हुआ। सैयद वंश से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका जो लोधी डायनेस्टी है, जहाँ पर हम सिकंदर लोधी की बात करें, इब्राहिम लोधी की बात करें, वहाँ से एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने सैयद वंश के बारे में डिस्कशन कर ली है। ज़्यादा आपको इसमें डीपली पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस पर्टिकुलर डायनेस्टी में ज़्यादा कोई भी खास काम नहीं हुए हैं, क्योंकि जो जितना काम करता है उसकी पहचान ही उतनी होती है और उतने ही क्वेश्चन उसके एग्जाम में पूछे जाते हैं।
आगे अगर हम बात करें तो लोधी वंश ने 1451 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली पर रूल किया, और इसके जो शासक हुआ करते हैं सबसे पहले, जिन्हें हम बहलोल लोधी के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बहलोल को क्या किया गया था, खिज खान द्वारा, या खिज खान के आगे जो सक्सेसर्स हुए हैं उन्होंने बहलोत को मंत्री बना था, और आगे चल के जो बहलोत था उन्हें बेटा भी घोषित किया गया, और लास्ट में बहलोत ने ही अपनी खुद की डायनेस्टी बसा ली, और जिसे हम लोधी वंश कहते हैं, और इसे इनका संस्थापक भी कहा जाता है। बेसिकली सुल्तान बनने के बाद बहलोत ने सबसे पहले क्या किया, बहलोदी सिक्के चलवाए, यानी अपने नाम से एक सिक्के दिल्ली सल्तनत में चलवाए गए, जो किस शासक द्वारा चलवाए गए, बहलोत लोधी के द्वारा किए चलवाए गए। और जब बहलोत लोधी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, और उसी समय पर जो जौनपुर था, खासतौर पे जो उत्तर प्रदेश का जो पार्ट था जौनपुर, इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, और इसी पर्टिकुलर स्वतंत्र घोषित करने के बाद जो इब्राहिम बहलोत लोधी थे उन्होंने क्या किया, जौनपुर पर अटैक कर दिया, और खास तौर पर उस समय पर जौनपुर पर जो रूल किया करते थे वो इब्राहिम शाह किया करते थे, और इब्राहिम शाह को मारकर जौनपुर पर फिर से इन्होंने अधिकार कर लिया और जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। बहलोत लोधी के मर जाने के बाद इनका जो उत्तराधिकारी इनका पुत्र हुआ करता है, जिन्हें सिकंदर लोधी के नाम से जाना जाता है। ये दिल्ली सल्तनत में एक महान शासक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनने काफी सारे काम किए, और जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं आपसे कि जिन्होंने जितना काम किया है उनका एग्जाम में उतने ही ज्यादा क्वेश्चन उनसे पूछे जाते हैं, उनकी पहचान भी उतनी ज्यादा होगी। तो सिकंदर लोधी की अगर हम बात करें तो इन्हें 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया, और इनके शासनकाल के दौरान 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा वे ऑफ गुड होप नामक रास्ते से भारत आया था, और उसने जो मसाले थी इनकी मसालों का काफ़ी व्यापार किया। और आगे अगर हम बात करें 1504 ईस्वी में बहलोत सिकंदर लोधी के समय खासतौर पर जो राजस्थान था, जो राजस्थान में काफ़ी विद्रोह हुआ करते थे, इसलिए सिकंदर लोधी को बार बार दिल्ली से राजस्थान जाना पड़ता था, और इसके कारण इन्होंने यमुना नदी के किनारे एक शहर की स्थापना की जो करंट में आगरा के नाम से जाना जाता है, और उस समय इसका नाम था सिकंदराबाद। बेसिकली सिकंदराबाद में इन्होंने एक शहर बसाया सिकंदराबाद नामक, जिसे हम आगरा के नाम से जानते हैं, और साथ ही साथ वहाँ पर स्थित बादल सिंह जो महाराज थे उनके किले की मरम्मत करवाई, और 1506 ईस्वी में इन्होंने अपनी जो राजधानी थी वो दिल्ली से आगरा शिफ्ट की। बेसिकली सिकंदर लोधी ये कभी भी हुआ करते थे, और इनकी जो कलम थी जिससे कविताएं लिखा करते थे उसका नाम था गुलरुखी, और लगभग इनकी जो सारी जो कविताएं हुआ करती थी वो गुलरुखी नाम से ही जानी जाती थी। और साथ ही साथ इन्हें आयुर्वेद की एक प्रचलित पुस्तक जिनका नाम था फरहंग सिकंदरी नामक एक जो पुस्तक थी उसकी भी रचयिता किसके द्वारा की गई, सिकंदर लोधी के द्वारा की गई। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फरहंग सिकंदरी नामक जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, वो लिखी गई है सिकंदरी लोधी के द्वारा लिखी गई है। खासतौर पे इन्होंने भूमि को मापने के लिए एक इकाई का भी इन्वेंशन किया था जिसे गज सिकंदरी के नाम से हम जानते हैं, और एक गज सिकंदरी जो होता है वो 30 इंच के बराबर हुआ करती थी। और दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करें तो कुतुब मीनार की जो नींव रखी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी। उसके बाद अगर हम बात करें इल्तुतमिश ने इसका काम कंप्लीट करवाया। फिर फिरोज शाह जो तुगलक थे उन्होंने इसका जो ऊपरी जो मंजिल थी 2 मंजिल इसकी गिर गई थी उसकी दोबारा से मरम्मत करवाई। और आगे चल के अगर हम सिकंदर लोधी की बात करें तो सिकंदर लोधी ने भी जो आपका कुतुब मीनार हुआ करता है उसकी मरम्मत करवाई। तो दिल्ली सल्तनत में जो अंतिम शासक हुआ या दिल्ली सल्तनत का वो अंतिम शासक जिसने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई उन्हें हम सिकंदर लोधी के नाम से जानते हैं। सिकंदर लोधी की मृत्यु हो जाने के बाद इनका बेटा इब्राहिम लोधी दिल्ली की गद्दी पर बैठा और उसने 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक दिल्ली पर रूल किया। और इब्राहिम लोधी के समय पर ही राणा सागा जिन्हें संग्राम सिंह के नाम से भी हम जानते हैं जो खास तौर पर मेवाड़ के शासक हुआ करते थे, तो इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के बीच एक युद्ध हुआ और जिसे खतौली के युद्ध से नाम से जाना जाता है जो 1517 ईस्वी में लड़ा गया। और इस युद्ध में इब्राहिम लोधी हारा। बेसिकली अगर हम बात करें इब्राहिम लोधी जब दिल्ली पर बैठ के पर शासन कर रहा था तो उसी समय पर जो पंजाब और दिल्ली का जो क्षेत्र हुआ करता था इनके जो सूबेदार हुए करते थे इनके ही चाचा दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी हुआ करते थे। तो दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी की अगर हम बात करें तो क्या कौन थे, सिकंदर लोधी के भाई थे और इब्राहिम लोधी के चाचा हुआ करते थे। बेसिकली
इन्हीं चाचा जो दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी थे, इन्हीं के समय में खास तौर पर जो बाबर था वो भारत आ रहा था। और ये खबर जब इन दोनों लोगों को पता चली, पंजाब और दिल्ली, क्योंकि ये खास तौर पर जितने भी फॉरेन कंट्री से लोग हमारे भारत में अटैक करने के लिए आए वो खासतौर पे सिंध के रास्ते से आए हैं। तो पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब और दिल्ली नियरेस्ट पड़ता था वहां से एज कंपैरिजन देन आगरा। तो सबसे पहले ये खबर किसे पता चली? दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी को पता चली। और जैसे ही इनको ये खबर मिली और इन्होंने जो बाबर थे उनके पास एक संदेश भेजा कि वो दिल्ली पर अटैक कर सकते हैं, और उनको बताया गया कि इब्राहिम लोधी के पास काफ़ी धन संपदा है और उसे लूटा जा सकता है। तभी बाबर ने सिंध और कश्मीर पर लगभग 3 बार 1520 से 1521 के बीच अटैक किए। और साथ ही साथ आगे चल के जो आपके राणा सांगा हैं, राणा सांगा भी चाहते थे कि इब्राहिम लोधी की हत्या करने के बाद दिल्ली के सिंहासन पर वो बैठ जाएं। और इसके कारण उसी समय राणा सांगा ने भी बाबर को संदेश भेजा और उन्हें उनकी सहायता करने के लिए बोला। तभी 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोधी के बीच युद्ध छेड़ दिया। और इस युद्ध काफ़ी घमासान युद्ध हुआ, क्योंकि इस युद्ध में इब्राहिम लोधी के पास लाखों की सेना थी और बाबर के पास मात्र 12,000 सैनिक थे। और इसे एक रणनीति के थ्रू लड़ा गया था। और ख़ास तौर पे वो पर्टिकुलर पानीपत का स्थान जहाँ पर एक जगह पर यमुना नदी बहती है और दूसरी साइड पर खाई हुआ करती थी। और इसका जो सेफ हुआ करता था लगभग इस टाइप का एक सेफ हुआ करता था। और यहाँ से जो विपक्ष पार्टी के जो सैनिक हुआ करते थे वो एंट्री करते थे, और यहाँ पर गोले बारूद की जो तोपें थी वो लगी हुई थी और पीछे सैनिक हुआ करते थे। सॉरी, इसका नक्शा थोड़ा सा उल्टा है। बाहर साइड जो सकरा हुआ करता था और अंदर बाहर साइड चौड़ा हुआ करता था और अंदर साइड सकरा हुआ करता था। तो इसी पर्टिकुलर रणनीति के थ्रू बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया और दिल्ली पर एक वंश की स्थापना की, और जिसे मुगल वंश के नाम से जाना जाता है। और इसके बारे में हम आगे की क्लासेस में डिस्कशन करेंगे। और कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान है जिसकी मृत्यु युद्ध क्षेत्र में हुई है, और वो पर्टिकुलर सुल्तान है आपके इब्राहिम लोधी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान है जिसकी डेथ रण क्षेत्र में या युद्ध भूमि में हुई है, तो वो आपके इब्राहिम लोधी है। आगे की क्लास में हम जो भी आपने दिल्ली सल्तनत में अभी तक पढ़ा या पांचों डायनेस्टी के बारे में, उन डायनेस्टी के बिहाफ पर हम सारे एमसीक्यूज आपके सामने लेके आएंगे। और आगे चल के जो भी आपका खास तौर पर मुगल साम्राज्य है, ठीक है, उनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। और विजयनगर साम्राज्य और मुगल साम्राज्य के ख़त्म हो जाने के बाद या साइमल्टेनियसली हम कोशिश करेंगे कि आपका जो मॉडर्न इंडिया है उसे भी हम जल्द से जल्द चालू करें। क्योंकि जो भी आपके रिसेंटली एग्जामिनेशन में आपने सुना होगा कि एसएससी सीएचएसएल का जो अभी एग्जामिनेशन हुआ था वो काफ़ी शिफ्ट का एग्जामिनेशन कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो होप्स तो जैसे ही कोविड-19 खत्म होता है सारे एग्जाम आपके रीशेड्यूल्ड हो जाएंगे। और साथ ही साथ यूपीएससी ईपीएफओ का भी एग्जाम शेड्यूल्ड है ऑलरेडी, तो वहाँ पर भी हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।